हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। सो दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को। आप जी स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, इसे देखकर समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक है आज। टुडे इज द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी नर प्रजनन तंत्र। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें एंड क्लिक द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, कि आपके सामने दिया है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोल दूं MRS, यानी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट वी नो this is a structure of male reproduction system and this is a structure of testis in the internal part। कहने का मतलब ये है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, यानी ये टेस्टिस है। और जब टेस्टिस को मैंने बीच में से काट दिया, काटने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर सामने आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आपको जो भी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उन सबको देखेंगे, जिससे आपको पता रहे कि आखिरकार ये जो प्रोसेस है MRS का, ये किस तरीके का प्रोसेस है और कैसे ये वर्क करता है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन मेल, यानी मेल के अंदर क्या होता है, दो टेस्टिस होते हैं। फर्स्ट वन इन द लेफ्ट साइड एंड सेकंड वन इज इन द राइट साइड। एक दाएं और एक बाएं, दो लेग्स के बीच में ये सिचुएटेड है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी से बाहर है, यानी आउटसाइड द एब्डोमिनल। तो फ्रेंड्स, देखना क्या है, ये जो टेस्टिस हैं इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जहां पर ये स्थित हैं। कौन? टेस्टिस। देखो, इनके पहले पार्ट्स के नाम जानते हैं। ये जो टेस्टिस हैं, जिससे ये कवर हैं या ये यहां पर रखे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्कॉर्टम। क्या बोलते हैं? स्कॉर्टम, यानी वृषण कोश। टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण। ये टेस्टिस TIS, यदि TIS लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, ये सिंगुलर टेस्टिस की मैं बात कर रहा हूं। यार TES है तो ये दोनों टेस्टिस की बात कर रहा हूं। तो ये इनमें अंतर है TIS एंड TES में। फिर उसके बाद हम देखेंगे दिस इज अ पीनस। पीनस क्या है? आपने देखा है, जब आप देखते हो तो वो पीनस नहीं है। पीनस इज द इंटरनल पार्ट इनसाइड द स्किन, यानी कहने का मतलब ये है, स्किन के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पीनस। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद ये जो ट्यूब आपको सामने दिख रही है, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोला जाता है यूरेथ्रा या यूरिनोजेनिटल डक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये आपको छोटी सी एक यहां पे दिख रहा है जो सर्कल टाइप में, इसे बोला जाता है कूपर। क्या बोला जाता है? कूपर ग्लैंड। इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड इसके ऊपर और आप जाओगे तो देखोगे यह है सेमिनल वेसिकल। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये तीन ग्लैंड है, इन तीनों ग्लैंडों को बोला जाता है एक्सेसरी ग्लैंड। बाद में देखेंगे इसका जो भी फंक्शन होगा उसको बाद में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? नेमिंग, यानी इनके जो पार्ट्स हैं उनके नाम देख रहे हैं। ये आपको जो दिख रहा है इसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और इसके ऊपर ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये किसको कैरी करके रखती है? ये कैरी करके रखती है स्पर्म को। इसे बोला जाता है वास डिफरेंस, और इसको सेमिनल वेसिकल को हिंदी में कहा जाता है शुक्राशय, और एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। ये टेस्टिस है, इसके ऊपर एक आप संरचना देख रहे हो, ये होती है एपिडिडाइमिस। अब देखते हैं नंबर बाय नंबर। आपको इतना समझ आया, ये क्लियर हुआ कि कौन सा पार्ट। नाम थोड़े कठिन हैं इनके जो नेम हैं, लेकिन आप बार बार इसे देखोगे, पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगे।
फिर उसके बाद चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने क्या किया, इस टेस्टिस को बीच में से काट दिया। काटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया इसके इंटरनल पार्ट में यानी आंतरिक भाग में, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? वो मैन्युफैक्चर होता है टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के किस पार्ट में मैन्युफैक्चर होता है ये अभी देखेंगे। सो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं यहां पर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्टिस हमने लिया और उसको बीच में से काटा। काटने के बाद ये स्ट्रक्चर सामने आता है। अब देखते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चर होता है स्पर्म, और एक और है स्पर्म एंड सीमन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड अ सीमन? दोस्तों, स्पर्म को हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु या शुक्राणु बोला जाता है स्पर्म को, और जो सीमन है उसको बोला जाता है वीर्य। ओके, तो यहां पर देखते हैं, ये जो आपको एक ये दिख रहा है टेस्टिस के अंदर, इसको बोला जाता है सेमिनिफेरस। क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब या सेमिनिफेरस ट्यूबेल, और इसको हिंदी में बोला जाता है शुक्रजनक नलिकाएं। उसके बाद ये एक पार्ट है इसी के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी भाग में, इसे बोला जाता है फ्रेंड्स रेटिटेस्टिस। क्या बोला जाता है? रेटिटेस्टिस। देन आफ्टर दैट ये आपको दिख रहा है, ये जो रेटिटेस्टिस है, ये जो कनेक्ट हो रही है जिन ट्यूबों से, उन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वास इफ्रेंसिया। क्या बोला जाता है? वास इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज एपिडिडाइमिस। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या देखना है, ये जो सामने आपको है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये स्टोरी है एक ग्लैडिएटर की यानी एक योद्धा की। और ये योद्धा अपना यहां से चलना स्टार्ट करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कहां तक? अपने ओवम तक, जहां के फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है। तो ये काफी सारा समय प्लस उसके साथ साथ क्या, समय के साथ साथ डिस्टेंस कवर करता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये है एक ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर का मतलब होता है एक योद्धा। कौन? ए सीमन। तो देखते हैं ये क्या करता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म कहां होता है? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के किस पार्ट में होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब। किस में होता है? सेमिनिफ्यूरस ट्यूब। किस प्रोसेस के जरिए? ये होता है एक जर्मिनाइल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम एक सेल है, और उस सेल का मियोसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, उस सेल का एक मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनना। तो जर्मिनल एपिथेलियम एक सेल है जो इसके अंदर मैन्युफैक्चर होती है, और वही क्या करती है, स्पर्म का मैन्युफैक्चर करती है वही सेल। कौन सी? जर्मिनल एपिथेलियम। इसको आप याद रखो, जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये एक सेल है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस उसके अंदर 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस बार बार होता है, और ये काफी सारी सेल बनती जाती हैं। किसके अंदर? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर। उसके बनने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। मैन्युफैक्चर होने के बाद ये कहाँ जाती हैं? ये अपने सफ़र पर निकलती हैं और पहुँचती हैं कहाँ पर? रेटिटेस्टिस। कहाँ पर पहुँचती हैं? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस अभी देखो दोस्तों है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब एंड रेटिटेस्टिस। उसके बाद वास इफ्रेंसिया। यहाँ पर अभी जो स्पर्म है इन द
अभी स्पर्म कैसा है? इन द स्टेज ऑफ इमेच्योर। कौन सी स्टेज में है? इमेच्योर स्टेज। इमेच्योर स्टेज का मतलब ये होता है कि अभी ये जो स्पर्म है ना तो स्विम कर सकता, न वाइब्रेंट कर सकता, और न ही आपका ये चल सकता। चलने के लिए इसको यहाँ से प्रेशर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक प्रेशर दिया जाता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। जैसे यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब से पहुँचा रेटिटेस्टिस, देन उसके बाद वास एफरेंसिया। जैसे ही ये कहाँ पर आता है? एपिडिडायमिस में इसका एंट्री होती है। वहाँ एंट्री होते ही ये किस स्टेज में आ जाता है? मैच्योर स्टेज में। किस स्टेज में आ जाता है? मैच्योर स्टेज। कहाँ पर जाकर? एपिडिडायमिस। एपिडिडायमिस के पास जाते ही ये क्या हो जाता है? मैच्योर स्टेज में। अब क्या है? ये इसकी टेल है। अब ये टेल क्या है? स्विम करने लग जाएगी, स्विम करेगी, उसके साथ वाइब्रेंट करेगी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो स्पर्म है वो कहाँ आ जाता है? यहाँ पर। यानी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आ जाता है स्पर्म। उसके बाद ये जो ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को बोला जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में आ जाता है। इस टाइम पे अब आ गया है आपका स्पर्म। आने के बाद यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुँच जाता है कौन सी जगह पे? ये आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है, मान के चलिए सामने आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पर आ गया आपका स्पर्म। चलते चलते अपना सफ़र तय करते करते यहाँ तक आ चुका है। ठीक, तो आपने देखा जो मैन्युफैक्चर हुआ स्पर्म का वो कहाँ पर हुआ? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के किस पार्ट्स में ये मैन्युफैक्चर हुआ? और इसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। अब देखते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं तीन, कूपर, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, ये हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि। आपने देखा होगा जब सीमन, यानी आपको ये समझना है सीमन और स्पर्म में क्या अंतर है। अगर वो बॉडी के अंदर है तो इट इज कॉल्ड स्पर्म। जैसे ही बॉडी के बाहर इजेक्ट होता है यानी उसका इजैकुलेशन होता है तो वो क्या हो गया? सीमन। ये आपको बात याद रखनी है कि सीमन में और स्पर्म में क्या डिफरेंस है। बाकी आपको देखना है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ये तीन ग्लैंड हैं। इन ग्लैंड्स को बोला जाता है एक्सेसरी ग्लैंड। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये सीक्रेट करते हैं एक फ्लूइड, यानी कहने का मतलब है ये श्रावण करते हैं एक फ्लूइड का, एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ यानी लुब्रिकेंट पदार्थ सीक्रेट करते हैं। कौन? ये ग्लैंड। आपने देखा होगा कि जब स्पर्म निकलता है तो उसके साथ एक सीमन जब निकलता है तो उसके साथ स्पर्म के साथ साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी और निकलता है। वही सीक्रेट करते हैं ये तीनों ग्लैंड्स। कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कूपर ग्लैंड। कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कूपर ग्लैंड। यानी कहा जाए स्पर्म आया कहां से? अंदर से यहाँ पर पहुंचा और इसमें से यानी सेमिनल वेसिकल में से एक फ्लूइड निकलेगा, एक फ्लूइड सीक्रेट होगा और वो किसके साथ मिलेगा? वो मिलेगा आपका स्पर्म के साथ। कहां पर? इन इजैकुलेशन डक्ट। ये यहाँ पर इजेक्ट होगा क्योंकि इसके बाद जो ट्यूब आएगी, जो डक्ट आएगी, उसको बोला जाएगा यूरेथ्रा। क्योंकि यूरेथ्रा एक ऐसी डक्ट है जहां से आपका एजैकुलेशन होता है स्पर्म का और प्लस आपका यूरिन का, क्योंकि ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये कनेक्ट किससे होती है? किडनी से। तो यूरिन यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है और इससे पास होता है किससे? यूरेथ्रा से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये आए और दोनों ये मिले और कहाँ पर आ गए? एजैकुलेशन डक्ट में। फिर उसके बाद एक और ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी एक फ्लूइड सीक्रेट करेगी, एक पदार्थ जो किसके साथ मिलेगा? इन दोनों के साथ।
फिर एक होता है कूपर ग्लैंड, यहां से भी एक फ्लूइड सीक्रेट होगा और निकलेगा। इन तीनों के साथ मिलकर ये चार जो पदार्थ हैं मिलेंगे और मिलने के बाद जब ये क्या होगा बाहर निकलेंगे, टू कहां से पास होंगे, यूरेथ्रा से। तो ये था पूरा प्रोसेस, आपने देखा। अब देखो ये जो टेस्टिस हैं ये अंदर होते हैं किसके, ये होते हैं अंदर स्कॉर्टम के। तो क्वेश्चन क्या बनता है, इस जो टेस्टिस हैं वो स्कॉर्टम के अंदर होते हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये एक ऐसी संरचना है, कैसा, एक बैग की सी संरचना है जिसके अंदर ये होते हैं, कौन, टेस्टिस। अब क्वेश्चन कहां से निकल के आता है, ये जो स्कॉर्टम है यानी जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमेन यानी बॉडी के बाहर क्यों होते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है, जो बॉडी टेम्परेचर है एक मेल का, इनको बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। यानी अगर मान के चलिए बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, तो स्पर्म बनने के लिए कम से कम आपका जो टेम्परेचर है इससे कम होना चाहिए, यानी 34 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए, स्पर्म बनने के लिए। तो इसलिए इनकी जो संरचना है वो बाहर है, ठीक, इसका ये रीजन है। आपने देखा होगा जब विंटर आती है यानी जब सर्दी आती है, तो सर्दी आने के टाइम पर क्या होता है, ये जो टेस्टिस हैं ये ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, किससे, बाहर के टेम्परेचर से। क्योंकि सर्दियों के दिन में क्या होता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है यानी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, टेम्परेचर कम, और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। तो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो कैसा चाहिए, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक है उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी आने से क्या होता है, ये फिर से दोबारा से क्या हो जाते हैं, रिलैक्सेशन, यानी बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक रीजन है टेम्परेचर को लेकर। तो इस वजह से इनको एब्डोमेन के बाहर या बॉडी के बाहर इनको रखा गया है। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो टेस्टिस हैं, जैसे आप मम्मी के टमी में हो यानी पेट में हो, तो क्या होता है, एट द मतलब 7 महीने के आप हो जाते हो। तो 7 महीने तक आपके पास क्या है, यानी ये जो टेस्टिस हैं ये पेट के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, 7वें महीने तक पेट के अंदर। उसके बाद 7 महीने के बाद ये जो टेस्टिस हैं यानी वृषण हैं ये बाहर आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी मेल के अंदर ये जो टेस्टिस है सिर्फ एक ही बार आ पाता है। किसी किसी स्थिति में क्या होता है, किसी किसी मेल को एक ही टेस्टिस होता है, सिर्फ एक ही टेस्टिस ऐसे टाइम पे, कौन से महीने में, 7वें महीने में मेल का बाहर आ पाता है। तो उस मेल को एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम होता है स्टरलिटी। क्या होता है, स्टरलिटी। इसे बोला जाता है नपुंसकता। क्या बोला जाता है, नपुंसकता। यानी कहने का मतलब ये है नपुंसकता कब मानी जाती है, यानी स्टेरिलिटी इंसान की या मेल की कब मानी जाती है, जब नंबर ऑफ स्पर्म कम हो जाएं। आपको पता है एक इजैकुलेशन में, कब, एक इजैकुलेशन में क्या होता है, इन 1 इजैकुलेशन कितने नंबर ऑफ स्पर्म बाहर आते हैं, क्या आपको पता है ये? और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इतने नंबर ऑफ स्पर्म इन 1 इजैकुलेशन बाहर आते हैं। करीब करीब 300 से 400 मिलियन एक इजैकुलेशन में स्पर्म बाहर आते हैं। कितने, 300 से 400 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें से कोई एक योद्धा, कोई एक 300-400 मिलियन में से, यानी 30-40 करोड़
स्पर्म में से सिर्फ एक पहुंचता है किसके पास, फीमेल ओवम के पास, यानी फीमेल ओवा के पास पहुंचता है एक, और वो जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन। जब एक फीमेल का ओवम और एक मेल का एक स्पर्म जाकर मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती है। तो आपने कभी सोचा होगा कि 300-400 मिलियन में से सिर्फ एक जाकर हीरो बनता है वहां पर। तो ये है स्टोरी एक योद्धा की। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन अराइज होता है कहां से, कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो सबसे ज्यादा लंबी ट्यूब होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस, यानी इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। क्या होती है, ये जो दिख रहा है इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। और इस पूरे प्रोसेस की लंबाई कितनी होती है, 6.5 मीटर। अगर आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से चलने के बाद, उसके बाद ये और ये चलने के बाद आफ्टर द इजैकुलेशन, इस पूरे प्रोसेस की जो लेंथ होती है वो होती है 6.5 मीटर। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर किसके पास होती है, एपिडिडाइमिस। ये हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि एक इजैकुलेशन में इतने सारे स्पर्म क्या होते हैं, बाहर आते हैं। अगर बाय वेट देखा जाए, इन वन इजैकुलेशन बाय वेट, तो बाय वेट में हम देखेंगे करीब 3 से 5 ml। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो वन इजैकुलेशन में 3 से 5 ml स्पर्म बाहर आता है। स्पर्म नहीं, सॉरी, सीमन। क्या होता है, सीमन। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीमन का मतलब क्या होता है। सीमन होता है, सीमन बराबर होता है स्पर्म प्लस ऑल ग्लैंड। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन से थे, सीक्रेशन ऑफ ऑल ग्लैंड, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट, कूपर ग्लैंड। कौन से, 3 ग्लैंड। और इन तीनों ग्लैंड्सों में से क्या निकला, एक फ्लूइड निकला। आपने देखा होगा, जो भी मेल होंगे उनको पता होगा कि एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ल्यूब्रिकेंट, जो चिकना होता है, और वो कहां से निकलता है, वो सीक्रेट होता है कहां से, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट और कूपर ग्लैंड, यहां से वो निकलता है। अब आप कहोगे सर वो निकलता तो है लेकिन उसका काम क्या होता है। उसका काम दोस्तों ये होता है, तो सीमन आपने देखा कि स्पर्म प्लस ऑल 3 ग्लैंड जो सीक्रेट होते हैं, जो फ्लूइड होता है, जो स्पर्म के साथ मिलके आता है, तो ये होता है सीमन। अब उसके बाद आपने पूछा सर इनका क्या काम होता है, तो इनका काम ये होता है, ये जो फ्लूइड निकलता है इस फ्लूइड में होता है फ्रक्टोस। क्या होता है, फ्रक्टोस, यानी शुगर। शुगर देखा है आपने, जो सादा शुगर होता है, चीनी जो होती है, उसी का एक भाई होता है जिसको बोला जाता है फ्रक्टोस। और फ्रक्टोस क्या करता है, उस फ्लूइड के अंदर मात्रा होती है फ्रक्टोस की, और फ्रक्टोस क्या करता है, वो इस स्पर्म को देता है एनर्जी, ऊर्जा, चलने की, कहां तक पहुंचने की, अपनी मंजिल तक पहुंचने की। वो मंजिल क्या है, वो मंजिल है ओवम, यानी फर्टिलाइजेशन करने की मंजिल तक। वो कौन देता है, वो ये तीनों ग्लैंड्स देते हैं, किसको, स्पर्म को। इन फ्लूइडों के अंदर होता है आपका सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड, जो कि इनको गति प्रदान करता है, यानी स्पीड देता है इनको चलने में, इनको गति प्रदान करता है, किसको, स्पर्म को चलने में। और ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, यानी ये अगर पूछा जाए कि जो फ्लूइड हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, तो अल्कलाइन इन नेचर, यानी क्षारीय नेचर के। तो जो क्षारीय नेचर के होंगे तो वो कैसे होंगे, उनका पीएच वैल्यू कितनी होगी, पीएच वैल्यू होगी 7 से ज्यादा, यानी अल्कलाइन इन नेचर। तो ये क्या करते हैं, ऑल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड का काम क्या है, जो स्पर्म के साथ निकलते हैं, तो इनका काम क्या है, टू गिव एनर्जी, स्पीड मतलब उसको गति देना, उसको स्विम कराना और अपनी मंजिल तक पहुंचाना।
ये इनका काम है। और ये कैसे होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं, जिनका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से ज़्यादा। तो ये सारी बात हमने देखी। उसके बाद हमने देखा बाय वेट सीमन कितना निकलता है इन वन इजैकुलेशन? 3 to 5 ml। यानी इस 3 to 5 ml में से 95% से 90% क्या होता है? ये ग्लैंड्स होते हैं। कौन से? जो मैंने अभी बताए। और उसमें से मात्र और मात्र 5% क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। और उस 5% में से आपने देखा कि कितने स्पर्म होते हैं? 300 से 400 मिलियन स्पर्म इन वन इजैकुलेशन। कितने सारे सैनिक निकलते हैं यहां से? सिर्फ एक सैनिक पहुंचता है अपनी मंजिल तक। तो ये था पूरा प्रोसेस। उसके बाद हमने देखा कि इसका स्कॉर्टम का यानी वृषणकोश का इसका क्या फंक्शन था। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस क्या होता है? ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्पर्म को। मैंने कहा था आपसे, अंदर है तो स्पर्म है, बाहर निकलते ही वो क्या हो जाएगा? सीमन। तो इसका मैन्युफैक्चर कौन? टेस्टिस जो है स्पर्म का मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद ये भी हमने देखा कि विंटर में कैसे हो जाते हैं, गर्मियों में विंटर और समर में इनकी क्या पोजीशन हो जाती है, उसका भी रीजन मैंने आपको बताया। यहाँ से चलने के बाद हमने ये भी देखा एपिडिडाइमिस जो है इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। उससे चलने के बाद ये है वास डिफरेंस। ये ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है? जहाँ पर स्पर्म कैरी रहता है। उसके बाद स्पर्म यहाँ से आता है सीधे पूरा घूम के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। ये क्या है? जहाँ पर यूरिन आकर ये यूरिन को कैरी करके रखता है यूरिनरी ब्लैडर। और ये कनेक्ट होता है किससे? किडनी से। ये जो ट्यूब दिख रही है ये किडनी में होती है। और यही आपकी जो ट्यूब दिख रही है, यही ट्यूब यहीं से क्या निकलता है? यूरिन। और यहाँ से आने के बाद यही कनेक्ट हो जाता है किससे निकलने के लिए? स्पर्म यानी सीमन से, जो बाहर निकलता है उसी के साथ। तो ये सारी बातें हमने इसको लेकर देखी। अब एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा जीव या जानवर है जिसके पास स्कॉर्टम यानी वृषणकोश नहीं होता? ये आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। वो कौन सा जीव है जिसके पास स्कॉर्टम नहीं होता? टेस्टिस होते हैं लेकिन स्कॉर्टम नहीं होता, वृषणकोश नहीं होता। तो ये सारी मैंने देखी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं देखता हूं यदि कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें से रह गया हो तो। अब उसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि सर आप एक बात बताइए, ये जो स्पर्म है ये कब बनना स्टार्ट होता है? तो मैं आपको बताऊं, एक मेल में जब प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है, यानी जब वो मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है? मैच्योर। यानी जब उसकी प्यूबर्टी एज आ जाती है तब ये स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं। वो एज कौन सी होती है? वो एज होती है लगभग 12-13 साल की। एक मेल में प्यूबर्टी होने के लिए या मैच्योर होने के लिए उसकी एज होती है लगभग 12 या 13 साल। अब इसके साथ साथ स्पर्म बनने के साथ साथ उस मेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस आते हैं? उसके दाढ़ी मूंछ निकलना, उसके आवाज में भारीपन आना, उसके जो कंधे हैं उनका चौड़ा होना, ये सारे चेंजमेंट आप उस दौरान देखोगे। कब? जब उस मेल की प्यूबर्टी एज आएगी। और एक मैं आपकी जानकारी के लिए विशेष ज्ञान आपको देना चाहता हूं कि एक मेल के अंदर जो स्पर्म है वो 12-13 साल से लेकर और जब तक टिल डेथ, कब तक? टिल डेथ। तो एक मेल के अंदर 12-13 साल से लेकर टिल डेथ तक
ये जो स्पर्म है ये लगातार बनते रहते हैं, बट हो सकता है उसके स्पर्म में उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी आ जाए, हो सकता है उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाए, लेकिन जब तक एक मेल बूढ़ा हो या मरते समय तक उसके अंदर स्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। किसके अंदर? मेल के अंदर। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है, एक एज पर आके वो जो है, जो उनके अंदर जो एग यानी जो ओवम डेवलप होता है वो आकर बंद हो जाता है। तो हमने देखा कि प्यूबर्टी एज क्या होती है एक मेल की, और स्पर्म जो हैं 12-13 साल से लेकर यानी ईयर से लेके और टिल डेथ तक ये स्पर्म लगातार इसी प्रकार बनते रहते हैं। अब एक ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्पर्म है ये इसकी क्या है, टेल, ओके। उसके बाद ये है इसका हेड, यहाँ पे ये दिख रहा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस स्पर्म को लेकर, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आप उन पार्ट्स को याद रखिएगा। दिस इज अ एक्रोसोम, क्या है, एक्रोसोम, एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, एंड दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ओके फ्रेंड्स। टेल, हेड, और ये आपको दिख रहा है, ये टेल क्या करती है, ये जो टेल है स्पर्म की, ये इसको स्विम कराने में, यानी स्विम कराने में ये इसको हेल्प करती है और इसको वाइब्रेंट करने में। और जब ये एक फीमेल वेजाइना के अंदर एंटर करती है तब ये इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ये टेल। और ये टेल कब स्विम करना स्टार्ट करती है, एपिडिडाइमिस में। और भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक स्पर्म की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना छोटा होता है। इट इज़ अ वेरी टाइनी टाइनी टाइनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। दैट इज अ 60 माइक्रोमीटर, क्या है, 60 माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁻⁶। ये इसकी क्या होती है, लेंथ, 60 माइक्रोमीटर। तो दोस्तों मैं चाहता हूं अनुमति, धन्यवाद।